Hello everyone. Today we are going to discuss just a brief introduction about organizational behavior, which in your syllabus have a subject code UTH 4801. तो हम आज हॉस्पिटैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे. इसकी डेफिनेशन, इसके अंदर क्या क्या सिलेबस है, आपको 4 यूनिट्स में क्या क्या हम कवर करने वाले हैं आगे, और उसके नेचर और स्कोप के बारे में डिस्कशन होगा. तो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आपका सिलेबस है. वी आर गोइंग टू कवर 4 यूनिट्स इन दिस. पहले वाले में हम जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट ओबी, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, नेचर, स्कोप, challenges, what are the opportunities in organizational behavior, and different models of organizational behavior based on different proposed by different authors, or what is the impact of global and cultural diversity on an organization behavior. Second unit में हम इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे. सम कंसेप्ट सच एज परसेप्शन, पर्सनैलिटी, रोल इन इंडिविजुअल, डिसीजन मेकिंग, हाउ अ पर्सन लर्न्स अ थिंग, कैसे लर्निंग के लिए क्या मोटिवेशन देते हैं, नॉर्मल मोटिवेशन क्या होता है, इसके बारे में डिफरेंट थ्योरी सच एज थ्योरी एक्स, वाई एंड एटसेट्रा. थर्ड यूनिट में हम बिहेवियर डायनामिक्स के बारे में समझेंगे, जैसे कि इसमें इंटरपर्सनल बिहेवियर, कम्युनिकेशन, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स, हाउ ग्रुप्स आर फॉर्म्ड, हाउ टीम्स आर फॉर्म्ड, हाउ दे डिफर, व्हाट आर देयर रूल्स. और फोर्थ यूनिट में हम लोग करेंगे हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन मैनेज चेंज, व्हाट आर द कॉन्फ्लिक्ट्स, हाउ स्ट्रेस अफेक्ट्स द वर्क लाइफ एटसेट्रा. सो ये ब्रीफ था आपके सिलेबस के बारे में. हम धीरे धीरे इसको डिटेल में कवर करेंगे. आज हम शुरू करेंगे यूनिट 1 से, इंट्रोडक्शन अबाउट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड व्हाट इज इट्स मीनिंग. तो अगर ब्रीफ में हम बात करें, शॉर्ट में अगर हम समझने की कोशिश करें कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है क्या, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक सोशल साइंस है, सोशल साइंस डिसिप्लिन है जो कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है, उसके बारे में रिसर्च करती है. हाउ अ ह्यूमन बिहेव इन एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, वो एम्प्लॉइज आर ह्यूमन, एंड हाउ ह्यूमन बिहेव in an organizational setup, we are going to study that in organizational behavior. This is the formal definition given by Stephen P. Robbins. According to this definition, organization behavior is a field of study that investigates the impact that individuals, group, and structure have on an behavior of organization, for the purpose of applying such knowledge toward improving an organization's effectiveness. So according to this definition, we are going to study how the individuals, group and the organization structure, the structure की जो बात हो रही है वो यहाँ हो रही है, कैसे कोई एक structure of an organization affect करता है behavior within an organization. किसी भी एक formal company हो, firm हो, कोई non-profit organization हो, NGOs हो, किसी educational institute हो, ये these are all organization. इनके अंदर एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, एक हायरार्की होती है जिसको हर एम्प्लॉय फॉलो करता है. तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर एक एम्प्लॉय एज एन इंडिविजुअल विद इन अ ग्रुप कैसे बिहेव करेगा, और उस नॉलेज को हम यूटिलाइज करेंगे जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को हम किस तरह से बढ़ा सकें. क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव, किसी भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि वो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़े, प्रोग्रेस करे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो साथ ही साथ उसके साथ काम करने वाले एम्प्लॉइज भी ग्रो करते हैं. तो मेन पर्पस इज अंडरस्टैंड हाउ दीज थिंग्स इंपैक्ट एंड हेल्प इंप्रूविंग इट्स इफेक्टिवनेस. This is the second definition given by Raymond J. Aldag and Arthur P. Brief. This is a simpler definition. According to this, organization behavior is a branch of social science that seek to build theories that can be applied to predicting, understanding and controlling behavior in work organization. अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो ये डेफिनेशन भी कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है, एक सोशल साइंस है. ये सोशल साइंस में हम करते क्या है, सोशल साइंस है जिसमें कि हम थ्योरीज फॉर्मुलेट करते हैं, थ्योरीज बनाते हैं. किसके बारे में बनाते हैं?
वो थ्योरीज बनाते हैं जिसको हम अप्लाई कर सके टू अंडरस्टैंड एंड टू कंट्रोल द बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो एम्प्लॉयज एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो कैसे बिहेव करते हैं। पहले तो हम उनको समझने की कोशिश करेंगे, क्या उनके बिहेवियर के पीछे रीजन है, क्या चीजें उनको मोटिवेट करती हैं ऐसे बिहेवियर करने के लिए, क्या चीजें उनको डीमोटिवेट करती हैं, उन चीजों को समझेंगे, उनकी थ्योरीज बनाएंगे और वो थ्योरीज या मॉडल्स जो हैं वो हम अप्लाई करते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को और अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सके। सो दीज वर द डेफिनेशंस, 2 डेफिनेशंस। नाउ अब हम आएंगे नेचर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें सबसे पहला नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज दैट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज मल्टीडिसिप्लिनरी। मल्टीडिसिप्लिनरी का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है अलग अलग डिसिप्लिन से, डिफरेंट डिसिप्लिन से थ्योरीज, प्रिंसिपल्स, थॉट्स को लेती है और अप्लाई करती है ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए। किस किस डिसिप्लिन से? फॉर एग्जांपल लॉ, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऐसी ब्रांचेस हैं, डिसिप्लिन्स हैं जिनसे कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कुछ थ्योरीज, कुछ कंसेप्ट्स, कुछ मॉडल्स को अडॉप्ट करती है और थ्योरीज भी में अप्लाई करती है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को समझा जा सके और इफेक्टिव बनाया जा सके। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, सेकेंड नेचर जो है वो है इट इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट। साइंस कैसे है? साइंस इसलिए है कि जितने भी थ्योरीज, प्रिंसिपल्स, मॉडल्स हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में पढ़ेंगे उनको हम ऑब्जेक्टिवली अप्लाई करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में विद एन ऑब्जेक्टिव, विद एन एम, एक सिस्टमेटिकली तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे। इट इज अ साइंस, इट फॉलोज लॉजिक। ठीक, हम ऑब्जेक्टिवली इसको अप्लाई करेंगे। आर्ट कैसे है? हमें कौन सी थ्योरी, कौन से मॉडल, कौन से प्रिंसिपल किस सिचुएशन में लगाना है वो डिफर करेगा। किसी एक पर्सन को कोई चीज मोटिवेट करती, किसी दूसरे पर्सन को कोई और चीज मोटिवेट करती। किसी के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी के लिए पावर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसे पावरफुल पोस्ट चाहिए होती है, एक ऐसी जॉब चाहिए होती है जहां वो पावर को एक्सरसाइज कर सके। तो ये डिफर करता है। अब कौन सी थ्योरी हमें किस सिचुएशन में लगानी है, दैट इज एन आर्ट। Science because we have to follow a logical principle or a theory, but art because which theory has to be applied in which situation, that depends on a manager. Fine. So it is science as well as art. It is a normative science. It is normative because organization behavior prescribes how the findings should be applied. Whatever we find in organization behavior, हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में, थ्योरीज पे, मोटिवेशन पे, लीडरशिप स्टाइल्स पे, अलग अलग चीजें इसमें होती हैं। जो भी चीजें हम रिसर्च करके आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो भी थ्योरीज हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनको किस तरीके से अप्लाई किया जाए जिससे कि सोशली एक्सेप्टेड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव किया जा सके। ठीक है, यानी जितनी भी चीजें हमने यहाँ फाइंडिंग्स जो हमने रिसर्च पे पाई उन्हें कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, ये वो भी बताता है। दैट इज व्हाई इट इज नॉर्मेटिव। इट इज अ सिस्टम अप्रोच, सिस्टमैटिक। सी, एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम ऑफ, इट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. So when a man's socio-psychological framework makes a man a complex one, and the system's approach tries to study his or her complexity and find solution to it. इसका मतलब ये है कि एक जो इंसान है, ह्यूमन है, वो उसका जो सोशियो-साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज जहां पर एक इंसान इन्वॉल्व होता है, उसकी थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, वो चीजों को कॉम्प्लिकेट करती है। कुछ चीजें मेरे लिए अच्छी हैं, कुछ चीजें दूसरों के लिए अच्छी। जो चीज मुझे अच्छी लग रही है वो हो सकता है आपको अच्छी ना लगे। ये डिफरेंस है, और ये डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि हमारे इंडिविजुअल थिंकिंग, हमारी साइकोलॉजी, हमारे वैल्यूज, हमारी एटीट्यूड्स, हमारा बिहेवियर, हमारी अपब्रिंगिंग, हम किस कल्चर में बढ़े हैं, किस कल्चर से हम ग्रो होके आए, वो सब डिफरेंट है। ठीक है, इसीलिए यहां पर जब इंसान इन्वॉल्व होगा तो चीजें कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसी कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक सिस्टमैटिक अप्रोच देता है। इसमें एक सिस्टम ऑफ फ्रेमवर्क बना हुआ है, उसे हम यूज करते हैं जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को बढ़ा सके।
Last but not the least, humanistic approach. Organizational behavior acknowledge that all the employees working in an organization are human. They have certain feelings, they have certain परसेप्शन, डिफरेंट एटीट्यूड्स, डिफरेंट वैल्यूज, और उस चीज को एक्नॉलेज करते हुए ये पॉलिसीज एंड जो रूल्स बनते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसको बनाने के लिए सजेस्ट करता है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ये एक्नॉलेज कर रहा है कि जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं दे आर ह्यूमंस एंड दे शुड बी understood. Before making any policies or structure in an organization, we should understand our employees कि वो कैसे, क्या चीज से वो मोटिवेट हो रहे हैं, कैसे उनको चीजें और ज्यादा इफेक्टिव बनाई जा सकती है। That was the nature. Now coming to scope. स्कोप में क्या होता है? स्कोप में सबसे पहला है, स्कोप का मतलब यह है कि हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, क्या क्या चीजें हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे, इंक्लूड करेंगे। सबसे पहला, इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हम पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस जज करते हैं। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ पर्सनैलिटी ऑन परफॉर्मेंस? कुछ लोग होते हैं जिनको दे आर रिलैक्स्ड, ठीक है, वो काम करेंगे बट वो अपने शेड्यूल से होते हैं। कुछ लोग बहुत जल्दी परेशान नहीं बोलेंगे, बहुत पर्सनालिटी ए टाइप के होते हैं, दे आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट द टाइमलाइंस। सो दिस टू आर डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स और ये उनकी परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट करता है। सेकेंड, employee motivation, how an employee can be motivated. Different factors are there that motivate different people. For example, सबसे पहले तो हम ये समझे कि मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन एक इनर ड्राइव फोर्स है, एक इनर फोर्स है दैट हेल्प अस, दैट फोर्सेस अस टू डू समथिंग, ठीक है। वो हमें मोटिवेट करने का मतलब है कि हमारे अंदर एक ऐसी डिजायर जनरेट होता है जिससे कि हम एक पर्टिकुलर काम करते हैं। हमें कोई चीज, डिफरेंट फैक्टर्स विल अफेक्ट, डिफरेंट फैक्टर्स विल मोटिवेट अस, ठीक है। तो मोटिवेशन जो है अलग अलग एम्प्लॉयज के लिए अलग अलग है, वो अलग अलग लेवल पे वो मोटिवेट करते हैं। मुझे कोई और चीज मोटिवेट कर सकती है, आपको कोई और चीज मोटिवेट कर सकती है, तो उसको समझना भी, डिफरेंट थ्योरीज आर आल्सो देयर, वो जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लीडरशिप, हाउ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल लीड्स an organization or leads a group of people, क्योंकि leadership is also very important for an organization। किसी कंपनी में एक लीडरशिप की पोजीशन जो होती है, एक लीडरशिप का जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज लीडर ही वो एक इंडिविजुअल होगा जो एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा अपने सबऑर्डिनेट्स को कि उन्हें क्या काम करना है, किस डायरेक्शन में उन्हें आगे बढ़ना है। और लीडरशिप एक ऐसा ट्रेट है जिसको डेवलप किया जा सकता है, लेकिन बहुत ही अलग, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से किया जा सकता है, बट बहुत ही सिग्निफिकेंटली इफेक्ट होता है इसका एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में। लीडरशिप की स्टाइल अलग अलग हो सकती है। कुछ लोग ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, आपने सुना होगा, ऑटोक्रेटिक लीडर्स वो होते हैं जो दे जस्ट बिलीव इन डायरेक्टिंग, गिविंग ऑर्डर्स, ठीक है, उनको वो एक्सपीरियंस होते हैं, वो सिर्फ डायरेक्ट करते हैं कि आपको ये करना ही है। बट डेमोक्रेटिक लीडर्स आर दोस, ये जस्ट ऑपोजिट है। डेमोक्रेटिक लीडर वो होते हैं जो सबकी सुनते हैं, कॉमन कंसेंसस में पहुंचते हैं, सबसे आइडियाज लेते हैं, देन कॉमन गोल, कॉमन डायरेक्शन बनाते हैं और उस पर फिर आगे चलते हैं। दैट इज डिफरेंट। सो लीडरशिप की भी डिफरेंट स्टाइल्स होती हैं, डिफरेंट थ्योरीज हैं। क्रिएटिंग इफेक्टिव टीम्स एंड ग्रुप, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अलग अलग प्रोजेक्ट जो है कंपनी में अलग अलग टीम्स को दिया जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो टीम्स कैसे बनाएं, कैसे ग्रुप्स को बनाएं, कैसे हम टीम और ग्रुप को बनाएं कि वो इफेक्टिव काम करे, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो टीम की और ग्रुप की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, ये भी हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में समझेंगे। नेक्स्ट है इंडिविजुअल बिहेवियर, एटीट्यूड एंड लर्निंग, ठीक है। इंडिविजुअल कैसे बिहेव कर रहा है, उनके बिहेवियर को क्या चीजें अफेक्ट कर रही हैं, उसका एटीट्यूड क्या है। एटीट्यूड को अगर हम एक बहुत सिंपल तरीके से समझें तो एटीट्यूड का मतलब हो जाएगा कि एक पर्टिकुलर चीज पे, एक पर्टिकुलर बिलीफ पे मेरा क्या ओपिनियन है, किसी चीज के बारे में मेरा क्या ओपिनियन है, कि मैं क्या सोचता हूं, ये मेरा एटीट्यूड है, ठीक है। जैसे पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आई गिव इंपॉर्टेंस टू पंक्चुअलिटी। सो ये मेरा एक एटीट्यूड है कि लोगों को टाइम पे होना चाहिए, टाइम पे हर चीज होनी चाहिए, दैट इज पंक्चुअलिटी, दैट इज आवर एटीट्यूड। लर्निंग, हर इंडिविजुअल अपनी लाइफ टाइम में हर समय कुछ ना कुछ सीखता है। कैसे, कुछ लोग बहुत फास्ट लर्नर होते हैं,
कुछ लोग स्लो लर्नर्स होते हैं। क्यों होते हैं ऐसा? इसलिए होता है क्योंकि लोगों को, हर इंसान को अलग अलग फैक्टर्स मोटिवेट करते हैं लर्निंग के लिए। व्हाट आर दोज फैक्टर्स? कैसे किसी एक एम्प्लॉय को लर्निंग के लिए मोटिवेट किया जा सकता है? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम करने जाओगे आपको ट्रेनिंग मिलेगी। वो क्या है ट्रेनिंग? जिससे कि आप चीजों को सीख सकें, नए स्किल्स को एक्वायर कर सके, नए स्किल्स को, नए ट्रेड्स को, नए टेक्नोलॉजी के बारे में जैसे आप जानते हो तो वो चीजें आप सीख पाएंगे। कैसे सीखेंगे? ये लर्निंग है। तो ऑर्गेनाइजेशन जब आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है तो बकायदा रिसर्च करके करती है कि कैसे आपको लर्निंग दी जाए, कैसे आपको ट्रेनिंग दी जाए जिससे कि जो लर्निंग है वो बहुत इफेक्टिव हो, आप ज्यादा से ज्यादा उसका इस्तेमाल कर सके, ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख सकें। जॉब डिजाइन। बिफोर डिजाइनिंग अ जॉब, हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की अलग अलग थ्योरीज पे कैसे मोटिवेट कर रहा है किसी इंडिविजुअल को, क्या पर्सनालिटी है, कैसे कंपनसेशन देना चाहिए, अलग अलग चीजें जो हैं वो जॉब डिजाइन के वक्त सोची जाती हैं। और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की थ्योरीज भी बहुत हद तक इफेक्टिव जॉब डिजाइन बनाने में हेल्प करती हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है जो इंडिविजुअल बिहेवियर, एटीट्यूड, ओपिनियंस, मोटिवेशन, लर्निंग, इन सारी थ्योरीज को अपने अंदर समाये है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम जॉब डिजाइन में भी करते हैं। हाँ, नेक्स्ट, impact of culture on organizational behavior. Impact of culture on organizational behavior. Different culture have different effects ऑन आर बिहेवियर। हम किसी एक पर्टिकुलर कल्चर से हैं तो हमारा बिहेवियर अलग हो जाएगा। तो कोई और इंडिविजुअल अगर वेस्टर्न कंट्रीज से आ रहा है एज कंपेयर टू वी इंडियंस, उसका जो बिहेवियर होगा, उसकी जो पसंद नापसंद होगी, उसके काम करने का जो तरीका होगा वो हमसे थोड़ा अलग होगा। क्यों? क्योंकि हम अलग अलग कल्चर से आ रहे हैं, तो वो चीज हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालता है। और अगर हम साथ में किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि कल्चर कैसे हमें इंपैक्ट कर रहा है। क्योंकि आज के जमाने में जब ग्लोबलाइजेशन इज ऑलरेडी एट इट्स पीक, है ना, तो हर जगह ग्लोबलाइजेशन देख रहे हैं। हर फॉरेन कंपनीज, हमारी कंपनी फॉरेन मार्केट में जाके चीज़ों को एस्टैब्लिश कर रही हैं, फॉरेन कंपनीज हमारे यहाँ आके ट्रेड कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं। तो ऐसे में जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, एम्प्लॉयज हैं, वो भी एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जा रहे हैं। और ये जो डाइवर्सिटी क्रिएट हो रही है, ये इसको समझना बहुत जरूरी है और ये ओबी में हम करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ चेंज। देखो, चेंज हर ऑर्गेनाइजेशन में आता है, वो हम बोलते भी हैं कि चेंज हमेशा आएगा ही। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी तरह की चेंज, फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि कोई एक नई टेक्नोलॉजी अभी लॉन्च हो गई, अब वो कंपनी जो है उस नई टेक्नोलॉजी को लाना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, इससे पहले ज्यादातर ऑफिसेज में, अभी बहुत जगह ज्यादातर ऑफिसेज में हम पेपर पेन को इस्तेमाल करते हैं, हार्ड कॉपी रिपोर्ट की फाइलिंग करते हैं। और कंपनी ने ये डिसाइड किया कि नहीं, ऑल ऑफ अ सडन हम जो है वो हार्ड कॉपी वाला काम नहीं करेंगे, अब हम स्विच कर लेंगे, सीधे सीधे ऑल थिंग शुड बी डिजिटल, हम डिजिटल मोड पे चले जाएंगे। तो कुछ लोगों को इस चेंज को अडॉप्ट करने में डिफिकल्टी आएगी ड्यू टू वेरियस रीजंस। ये जो चेंज होगा इसको लोग जल्दी या आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के चेंज को कैसे मैनेज किया जाए? अगर नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का ही लॉस है। ये एक हमेशा सोल्यूशन नहीं रहेगा कि जो लोग चेंज कर सकते हैं करें, जो नहीं कर सकते हम उनको जॉब से हटा देंगे या दूसरी जॉब में रख देंगे। नहीं, ये सिचुएशन नहीं है। कंपनी शुड अंडरस्टैंड कि अगर दे आर ब्रिंगिंग पर्टिकुलर चेंज, अगर हम कोई चेंज ला रहे हैं तो उसको हम किस तरीके से इंप्लीमेंट करें, लोगों को कैसे हम ट्रेन करें कि वो उस चेंज को अडॉप्ट कर सके। ये ट्रेनिंग जो होगी वो इमोशनल ट्रेनिंग भी होगी कि मेंटली उनको कैसे तैयार करें, एंड देन ऑल द स्किल्स जो कि रिक्वायर्ड है वो तो हम देंगे। मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेस। जब ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ काम करते हैं, एक ग्रुप में कई लोग काम करते हैं, तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ आइडियाज, डिफरेंट ऑफ वर्किंग स्टाइल्स होते ही हैं। दिस इज क्वाइट ऑब्वियस। सो इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं। अब इस कॉन्फ्लिक्ट को एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे रिजॉल्व कर सकती है? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट अराइज होना
दिस इज नॉर्मल, बट अगर उसका सोल्यूशन नहीं निकाला गया तो ये ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस, यहां तक कि ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल को भी चैलेंज कर सकती है। इसीलिए मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब हम काम करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, तो हर एम्प्लॉय के अंदर जो है वो स्ट्रेस आ जाता है, दे आर स्ट्रेस्ड, ठीक है। तो इस स्ट्रेस को भी कैसे मैनेज करें जिससे कि एक एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके बिना उसको नुकसान पहुंचाए गए। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, किस तरह क्या पॉलिसीज अपनाई जाए, किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाए कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रोथ की तरफ बढ़ सके। ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर होता है, जिस तरह से हमारा अपना एक कल्चर है, डिफरेंट अलग लोगों का अलग कल्चर है, वेस्टर्न के जो एम्प्लॉयज होंगे उनका अलग कल्चर होगा, उसी तरीके से हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का यहाँ मतलब होता है कि कंपनी किस चीज पे बिलीव करती है, किस चीज को वैल्यू करती है, जैसे एथिक्स को कितना इंपॉर्टेंस देती है, पंक्चुअलिटी को कितना इंपॉर्टेंस देती है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है, ठीक है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में भी हम ओबी में पढ़ते हैं, और ये लास्ट टॉपिक होगा आज का। 3 लेवल्स पे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है वो 3 लेवल पे काम करता है। ये 3 लेवल है, इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल, ऑल एम्प्लॉइज आर इंडिविजुअल। इसमें कौन से कंसेप्ट लगते हैं? इसमें कंसेप्ट्स लाइक परसेप्शन, पर्सनैलिटी, लर्निंग, मोटिवेशन, एटीट्यूड। परसेप्शन का मतलब होता है कि हम जैसे मुझे कि कोई चीज दिख रही है उसको मैं डिफरेंटली देख सकता हूं, आप उसी चीज को डिफरेंटली देख सकते हो। मुझे कोई बात अच्छी लग सकती है, आपको कोई बात बुरी लग सकती है। ये क्यों है? क्योंकि हमारा परसेप्शन, एबिलिटी टू परसीव समथिंग, टू सी समथिंग, टू अंडरस्टैंड समथिंग, ये हमारी अलग अलग हो सकती है। तो लर्निंग, पर्सनालिटी, मोटिवेशन, एटीट्यूड, इस तरह के जो कंसेप्ट्स हैं वो इंडिविजुअल को अफेक्ट करते हैं, इसीलिए ये इंडिविजुअल लेवल पे। मुझे जो चीज मोटिवेट करेगी हो सकता है दूसरे को वो चीज मोटिवेट ना करे। हम आपको मोटिवेट करने की चीजें अलग अलग हो सकती हैं। ग्रुप, देन जब हम इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक ग्रुप बना लेते हैं, इट इज एन 2 और मोर पर्सन कम्स टुगेदर फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, चाहे वो प्रोफेशनल वर्क के लिए आ रहे हो, चाहे वो लीजर एक्टिविटीज के लिए आ रहे हो, ये ग्रुप हो जाता है। आप स्कूल, आप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आपके एक फ्रेंड्स का जो एक ग्रुप है वो एक इनफॉर्मल ग्रुप है, ठीक है। लेकिन जब आप एक क्लास में बैठे हैं तो बीबीए एज अ ग्रुप इज अ प्रोफेशनल ग्रुप। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी टीम के अंदर, तो वो एक अलग ग्रुप है। तो जब इंडिविजुअल ग्रुप में काम करते हैं तो उनका बिहेवियर बदलता है। जब हम इंडिविजुअल अकेले देखेंगे, आप देखे होंगे, आप अपने घर में अकेले भी रहते हो तो आपका बिहेवियर अलग होता है। तो जब हम बाहर जाते हैं, क्लास में बैठते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, हमारा बिहेवियर अलग होता है। तो जब इंडिविजुअल ग्रुप में काम करते हैं तो उनका बिहेवियर अलग होता है, अलग फैक्टर्स होते हैं जो उनको अफेक्ट करते हैं। इसमें कंसेप्ट्स होंगे जैसे टीम, कॉन्फ्लिक्ट, लीडरशिप, पावर एंड पॉलिटिक्स। लास्ट है ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे क्या चीजें होती हैं? इसमें कंसेप्ट्स होते हैं जैसे चेंज मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ये दोनों चीजें हमने अभी डिस्कस की थी कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाना है तो कैसे उसको इंप्लीमेंट किया जाए, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको अडॉप्ट कर सके, इफेक्टिवली अडॉप्ट कर सके, उनको स्ट्रेस ना हो, और कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को डेवलप करें और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को मेंटेन करें। ये सारी चीजें जो है 3 लेवल पे होती है, वो भी हमारी 3 लेवल पे काम करती है, ठीक है। ये उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कोई चीज क्लैरिफाई नहीं है, मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको समझा दूंगा, फील फ्री। दैट्स इट, थैंक यू।